नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और एक ऐसा शो जहां पर हम बताते हैं आपको कि किस तरह से अपने निवेश की रणनीति आपको बनानी चाहिए और कैसे अपने तमाम आर्थिक लक्ष्यों को पाने में आपकी सही चुनाव किस तरह से होना चाहिए निवेश विकल्पों का, ये बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। बेहद खास शो लेकर आए हैं आज आपके लिए। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। आरबीआई की ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत शिकायतें 9.39% बढ़कर 4.18 लाख निपटाने की जो दर है वो 57.97%। तो आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों बढ़ रही है साल दर साल शिकायतें। बाजार के उतार चढ़ाव में कैसे करें पोर्टफोलियो रिव्यू, कैसे बनाएं संतुलित पोर्टफोलियो, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। 2023 में कौन से सेक्टर करेंगे कमाल, निवेशकों को कहां होगी तगड़ी कमाई, मिड कैप से स्मॉल कैप में क्या हो नजरिया, ये सब जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। साथ ही बताएंगे आपको कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, लोन से जुड़े तमाम सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के व्हाट्सएप नंबर पर। जी हाँ, 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। चलिए, तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन के पास शिकायतों का जो सिलसिला है उसमें इजाफा होता हुआ देखा गया है। अगर हम शिकायतों की संख्या की बात करें तो इनमें 9.39% से इजाफा हुआ है और लंबा इंतज़ार यहाँ पर शिकायतों का निपटारा करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जिस तरह से शिकायतें हो रही हैं उसमें कई तरह की शिकायतें भी शामिल हैं और यहाँ पर जो ओम्बुड्समैन भी बनाए गए हैं वो हम आपको बताएं तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के लिए स्कीम 2006, एनबीएफसी के लिए ओम्बुड्समैन स्कीम 2018, डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ओम्बुड्समैन स्कीम जो है वो 2019 में आई है और अब यहाँ पे तरह तरह के ट्रांजैक्शंस को लेकर शिकायतें हो रही हैं। सबसे ज़्यादा शिकायतें यहाँ पर एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को लेकर हो रही है। डिजिटल लेन देन को लेकर भी शिकायतें जो है वो बढ़ रही है। लेकिन शिकायतों का निपटारा कैसे हो रहा है और क्यों शिकायतें बढ़ रही हैं, इस पर विस्तार से आज बात करेंगे। अनुज अग्रवाल साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आरबीआई ओम्बुड्समैन की हम बात कर रहे हैं जहां पर शिकायतों का तांता जो है वो बढ़ता जा रहा है। साल दर साल अगर हम देखें तो 9.39% के आसपास जो है इजाफा हुआ है। किस तरह की शिकायतों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, बैंकिंग डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकार भी इनकरेज कर रही है और बैंक्स भी इनकरेज कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें। पेमेंट के लिए डिजिटल मोड्स का, डेबिट कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, नेट बैंकिंग और वॉलेट वगैरह का, यूपीआई का प्रयोग करें। क्योंकि ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हर तबके के लोग, पढ़े लिखे, बगैर पढ़े लिखे, शहर के, गाँव के, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो एक्टिव हो गए हैं और विभिन्न माध्यमों से वो लोगों को बहका के या गलत दिशा में ले जाके या कभी-कभी लोगों की अपनी गलतियों से भी उनके पैसे दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जा रहे हैं या क्रिमिनल्स उड़ाने में कामयाब हो जा रहे हैं। और उसके बाद लोग परेशान होकर बैंक्स में अपनी शिकायतें करते हैं। लेकिन आम तौर पे बैंकों का रवैया बहुत फ्रेंडली नहीं है और उससे परेशान होकर फिर लोग बैंकिंग ओम्बड्समैन, आरबीआई का जो ओम्बड्समैन स्कीम है, उसमें अपनी कंप्लेंट सेकंड लेवल पर लेकर जाते हैं। तो जो लोगों को पैसों का नुकसान हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते समय किसी भी वजह से, और जब बैंकों में सुनवाई नहीं होती है, उनको कोई वहां से रिलीफ नहीं मिलता है, तो लोग ओम्बड्समैन के पास जाते हैं। ऑलराइट, ओम्बुड्समैन के पास जाते तो हैं लेकिन अब जब से ये स्कीम्स शुरू हुई है अनुज, तब से शिकायतों का निपटारा कितनी कितनी जल्दी होने लगा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो केसेस हैं, जो शिकायतें हैं, उनमें तो कमी नहीं आ रही है, वो तो लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिकायतों का निपटारा कितनी जल्दी हो रहा है। शिकायतें अगर बढ़ रही हैं तो जो स्कीम स्थापित की गई हैं, जो पूरा एक इंफ्रा यहाँ पर स्थापित किया गया है, वो किस तरह से कामकाज कर रहा है? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आरबीआई की जो ओम्बड्समैन स्कीम थी, वो इसलिए बनाई गई थी कि अगर बैंक किसी वजह से लोगों की शिकायतों का निपटारा नहीं कर रहे हैं या सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो वो एक लास्ट रिसॉर्ट था। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है कि बैंक्स खुद जो है अपने कस्टमर्स को ज्यादातर टरका देते हैं, उनकी शिकायतों को नहीं लेते हैं
या एक कर्सरी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के नाम पे 15-20 दिन में उनको कह देते हैं कि ये आपकी गलती से ही आपका नुकसान हुआ है। और ऐसे स्थिति में लोगों को सुनवाई का या बैंक में जाते हैं तो कोई मौका नहीं मिलता है। और अब ब्रांचेस में कोई सुनवाई नहीं होती, वो ये कहते हैं कि साहब हेड ऑफिस या हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग है वहां से हो रहा है, हम लोग ब्रांच में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा परेशान होकर आरबीआई की ओम्बड्समैन स्कीम में जा रहे हैं। और आरबीआई का जो नेटवर्क है ओम्बड्समैन का वो बहुत ही लिमिटेड है। एक तो आरबीआई के अपने ऑफिस कम है, ऑफिसर्स कम है, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, और शायद वो लोड जितना उनके पास आ रहा है उसके लिए वो तैयार नहीं है। इसलिए ये बैकलॉग बढ़ता जा रहा है और आमतौर पे जो कंप्लेंट 30 दिन के अंदर निस्तारण होना चाहिए वो 3-3 4-4 महीने तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऑलराइट, लेकिन मुझे ये बताएं, आरबीआई जिस तरह से पूरी व्यवस्था को डिज़ाइन किया गया है, इसका उद्देश्य तो लोगों की शिकायतों का निपटारा करने के उद्देश्य से है ना? तो ऐसे में अगर आपके अधिकारी उतने काबिल ही नहीं है कि वो समस्या को समझ पाए और उसका हल निकाल पाए, तब तो ये पूरी व्यवस्था का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना अनुज। जो मेन पर्पस था, जो एक पूरा मकसद था व्यवस्था का, वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गया। तो ऐसे में अगर किसी शख्स को कोई शिकायत करनी है, क्योंकि देखिए जो टॉप 5 शिकायतें सामने आ भी रही हैं, एटीएम डेबिट कार्ड को लेकर है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को लेकर है, क्रेडिट कार्ड्स को लेकर है, वादा खिलाफी को लेकर है, उचित व्यवहार का पालन ना करने को लेकर, इस तरह की शिकायतें हैं जिसको लेकर लोग आरबीआई के ओम्बड्समैन के पास जा रहे हैं। तो दूसरे विकल्प के लिए लोग जाएंगे, फिर बैंकों से शिकायत करेंगे, उसके बाद जिस तरह से जो प्रणाली बताती है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे, ओम्बड्समैन के पास क्यों आएंगे? देखिए, जब बैंकों में कोई सुनवाई नहीं हो रही है उसके बाद लोगों के पास दो ही चारा होता है कि या तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएं। कंज्यूमर कोर्ट फिर एक प्रकार की कोर्ट है, हालांकि वो सिविल कोर्ट नहीं है और वो भी एक फास्ट प्रोसीजर है, लेकिन उसमें भी बैकलॉग ज्यादा है, लोड ज्यादा है, और वो काफी हद तक राज्य सरकारों की फाइनेंशियल सपोर्ट पर निर्भर हैं। और अभी हाल में यह देखने में आया, दिल्ली में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई कि काफी लंबे समय से मामले लंबित चल रहे हैं और कंज्यूमर कोर्ट उनकी सुनवाई करके उनका निस्तारण नहीं कर पा रही। वहां भी रिसोर्सेज की शायद कमी है, या कुछ हद तक देखा जाए तो राज्य सरकारों की तरफ से कमिटमेंट की कमी है। तो लोगों के पास ऐसी स्थिति में आरबीआई के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें रेडरेसल चाहिए, जो कि उनका बिल्कुल लॉजिकल और लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट है, बैंक तो सुनवाई कर नहीं रहे हैं। तो अब आरबीआई के पास ना तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मुझे लगता इच्छा शक्ति है। वो शायद अपने आप को एक बैंकर ऑफ बैंकर्स और बड़े ट्रांजेक्शन्स में डील करने का एक्सपर्ट मानते हैं। उनको ग्राउंड की नॉलेज नहीं है और उनके पास उस तरह की ट्रेनिंग और रिसोर्सेज नहीं है, और जनता बहुत ज्यादा परेशान है। और पुलिस भी ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये जो साइबर अपराधी हैं वो अक्सर अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय स्तर पर काम करते हैं, कभी भी वो अपने राज्य में काम करते हुए नहीं पाए जा रहे हैं। तो जैसे हरियाणा के अगर हम नूह डिस्ट्रिक्ट के अपराधियों को देखें तो वो केरल के लोगों को निशाना बना रहे हैं, तमिलनाडु के लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में पुलिस तो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। बैंकों को आरबीआई ने निर्देश दिया हुआ है कि वो 3 दिन के अंदर अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन में फ्रॉड लोगों को नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करें। लेकिन बात यह है कि बैंक तो उनकी कंप्लेंट ही एंटरटेन नहीं करते और उनको टरका देते हैं और बोलते हैं आप कॉल सेंटर पे बात करो, आप यहाँ बात करो, आप वहां बात करो। हर व्यक्ति इतना ज्यादा ना तो साउंड है टेक्निकली या लीगली, ना उसके पास इतना समय है, और वो थक हार कर या तो घर बैठ जाता है या बैंकिंग ओम्बड्समैन, चूंकि ये ऑनलाइन कंप्लेंट की पॉसिबिलिटी है तो वहां कंप्लेंट करता है। लेकिन रेडरेसल बहुत स्लो है और आमतौर पर लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही गलत और अजीब स्थिति है। कंज्यूमर कोर्ट में अलग बैकलॉग है और वो निर्णय नहीं दे पा रहे हैं, और अब बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम भी 3-4 महीने 5 महीने लगा रही है। तो आखिर लोगों को रिलीफ कैसे मिलेगा? ये बड़ी अजीब स्थिति है। लेकिन अनुज, ताज्जुब की बात यहाँ पर यह है कि जो डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स का जो रेट है वो 2020 और 21 में 96.6 था, जो सुधार होकर 97.9% हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, डिस्पोजल करना तो उनके हाथ में है। वो बिना पढ़े भी अगर उसको डिस्पोज करें
तो डिस्पोजल तो हो ही गया, लेकिन लोगों को रिलीफ कितना मिल रहा है इसके बारे में उनकी क्या स्टेटिस्टिक्स है, उनको ये बताना चाहिए कि डिस्पोजल में कितने शिकायती लोग अनुज इसके अनुज इस लेकिन इस डिस्पोजल से डिस्पोजल में खुश हैं। एक ये बता ये इस डिस्पोजल में 96.1% जो है वो म्यूचुअल सेटलमेंट, कंसिलिएशन और मीडिएशन से भी मामले सुलझे हैं, ये भी शामिल होता है? नहीं, देखिए, म्यूचुअल कंसिलिएशन की बात तो इसमें कुछ आती ज्यादा है नहीं, क्योंकि साइबर हम्म अपराधी तो सामने आएगा नहीं। अब बैंक की हम्म तो ये हम्म जिम्मेदारी है, क्योंकि बैंक एक बहुत बड़ी संस्था है, और अगर किसी व्यक्ति का 50,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का किसी उपभोक्ता का नुकसान हुआ है, तो बैंक तो 1 लाख रुपए को अगर नुकसान भी हो तो सह सकता है। तो बैंक की ये जिम्मेदारी है, और आरबीआई का ऑलरेडी सर्कुलर है कि वो 3 दिन के अंदर इस तरह के मामलों को इस दृष्टिकोण से देखें और उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाएं। लेकिन ज्यादातर मामलों में बैंक उसका पालन नहीं कर रहे हैं और एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन का बहाना देते हैं, और 15-20 दिन बाद उपभोक्ता से कह देते हैं कि ये सब कुछ आपकी गलती से हुआ है, हमने तकनीकी रूप से जांच लिया है। उपभोक्ता इतना ज्यादा टेक्निकली साउंड नहीं है, और इतना ज्यादा उसके लिए लीगली इधर उधर चक्कर लगाना संभव नहीं होता है, तो वो कुल मिला के थक हार कर बैठ जाता है, और उसे शायद ये लोग म्यूचुअल सेटलमेंट कह देते हैं। अच्छा, ये तो आरबीआई की ओम्बुड्समैन रिपोर्ट है, ठीक है, इसको हम थोड़ा साइड में रख लेते हैं। अब इसमें जो प्राइम 5 तरह की कंप्लेंट्स बताई गई हैं अनुज, ये जी, कितनी सही है, या दायरा इससे बड़ा है, इससे भी कहीं ज्यादा शिकायतें जो शायद इसमें कवर्ड नहीं हो रखी हैं, सच्चाई क्या है? इसका दायरा बहुत बड़ा है। जो हम्म सामान्य व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति हैं, जिन्हें हम आम लोग कहते हैं अपने देश में, वो हम्म यूपीआई और वॉलेट फ्रॉड में भी बहुत ज्यादा राशि को गंवा रहे हैं, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो बहुत ही कम लोग करते हैं, और बहुत ही उच्च तबके के लोग करते हैं। ज्यादातर लोग आजकल यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन बहुत बड़े हैं, और यूपीआई के माध्यम से ही फ्रॉड बहुत बड़ी संख्या में हो रहे हैं। और जो छोटे अमाउंट के फ्रॉड हैं वो वॉलेट के माध्यम से ज्यादा हो रहे हैं, और मुझे लगता है उसको यहाँ पर इग्नोर किया गया है, उसको नहीं लिया गया है, शायद उस तरह की शिकायतें आरबीआई तक लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, या वो उसको बैंकिंग की शिकायत नहीं मानते हैं, क्योंकि वॉलेट ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड करा रही हैं। और यूपीआई हालांकि बैंकों के माध्यम से होता है, लेकिन यूपीआई में जिस व्यक्ति के द्वारा फ्रॉड किया गया है उसकी आइडेंटिटी पता नहीं चल पाती है, इसलिए लोग शायद शिकायत दे नहीं पा रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और इस तरह के मामलों में जो है शिकायत जा नहीं रही है आरबीआई के पास, या आरबीआई उसको पब्लिश नहीं कर रहा है, या उनको शिकायतों को ले नहीं रहा है, जबकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अनुज, आपने यूपीआई के फ्रॉड्स का जिक्र किया है, थोड़ा समझाएं हमारे दर्शकों को कि ये किस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। देखिए, यूपीआई या यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस भारत सरकार की ओर से एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने फोन नंबर से अपने अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकता है, और अगर उसके मल्टीपल अकाउंट्स हैं उनको भी कनेक्ट कर सकता है, और सिर्फ फोन नंबर जानने पर ही वो पैसे का लेन देन कर सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन यूपीआई जब आप यूज करते हैं तो एक आईडी आपका बैंकर आपको देता है, और उसी आईडी के माध्यम से भी ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं, और जिसका फायदा फ्रॉडस्टर्स बड़ी संख्या में उठा रहे हैं। जब वो किसी व्यक्ति को ड्यूप करते हैं, तो जो शिकायत करता है उसके पास ज्यादा से ज्यादा वो यूपीआई आईडी होती है, और उससे वो ये पता नहीं लगा पाता कि ये व्यक्ति कौन है और ये कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, और उस मामले में अक्सर बैंक से इंफॉर्मेशन आसानी से नहीं मिलती है, और शिकायत करता बेचारा हाथ मलता रह जाता है। तो यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए, जो कि एक अच्छा फीचर है, अच्छा इंटरफेस है, और एक ऐसी सुविधा है जिससे एक मामूली ओटीपी और एक आईडी का यूज करके लोग ट्रांजेक्शन अक्रॉस द बैंक अकाउंट्स कर सकते हैं, मल्टीपल बैंक्स के साथ कर सकते हैं। उसका जो है साइबर क्रिमिनल्स और फ्रॉडस्टर्स बड़ी संख्या में फायदा उठा रहे हैं, और चूंकि बैंक लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसका नुकसान उपभोक्ताओं को हो रहा है, और साइबर फ्रॉडस्टर्स इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब ये बताएं कि आपको किस तरह से सेफली यूपीआई ट्रांजैक्शंस करने चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी अपने ओटीपी को किसी के साथ शेयर नहीं करना है, किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन हो, आपको कभी भी अपने ओटीपी को शेयर नहीं करना है। इसी प्रकार से यूपीआई में एक फैसिलिटी होती है पेमेंट का लिंक। आप ना सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, बल्कि पेमेंट रिसीव भी कर सकते हैं, और दोनों तरह के लिंक्स जो है आपको भेजे जा सकते हैं। ये सुविधा इसलिए बनाई गई थी कि कुछ लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल नहीं पा रहे थे, और अपने यहाँ अगर उन्हें पेमेंट रिसीव भी करना है या भेजना है तो वो सक्षम नहीं पा रहे थे, तो इसके लिए जो दूसरी पार्टी है,
अगर वो सक्षम है तो वो पेमेंट को करने या रिसीव दोनों के लिंक जनरेट करके भेज सकती है। अब इसी का फायदा उठाते हुए फ्रॉडस्टर जब आपको लिंक भेजते हैं और उसमें पेमेंट का ऑप्शन होता है, तो लोगों को लगता है कि शायद वो पेमेंट रिसीव करने वाले होते हैं, जबकि वो पेमेंट रिसीव का मतलब फ्रॉडस्टर का रिसीव करना होता है। तो जब तक आप इसको अच्छी तरह समझ ना लें और अपने ओटीपी को सुरक्षित ना कर लें, आप यूपीआई का इस्तेमाल ना करें। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस फोन से आप यूपीआई चला रहे हैं, उस फोन पर असुरक्षित ऐप्स का डाउनलोड बिल्कुल ना करें। जैसे कि जो रैट रिमोट एक्सेस टूल है, टीम व्यूअर है, और जो स्क्रीन शेयरिंग टूल्स हैं, उनको बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। असुरक्षित चाइनीज ऐप से बचें, क्योंकि अक्सर हैकर्स उनका इस्तेमाल करते हुए आपकी स्क्रीन को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उससे उनको ओटीपी इत्यादि मिल जाता है, आपकी यूपीआई आईडी मिल जाती है, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिल जाती है, और पूरी तरह से वो आपके अकाउंट पर काबू कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का लोग अगर ध्यान रखेंगे तो यूपीआई उनके लिए एक सुखद अनुभव रहेगा और उनका नुकसान नहीं होगा, और उसके बाद उन्हें बैंक से शिकायत करने की शायद आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको तमाम बातें बताई हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं आपके साथ और कैसे उससे बचना चाहिए। आखिर में अनुज, जाते जाते, हालांकि शिकायत आजकल जहाँ भी आप करें, शिकायतों का जो निपटारा है उसकी कोई गारंटी नहीं है, और अधिकतर केसेस में हमने देखा है कि शिकायतें सॉल्व भी नहीं की जाती हैं। प्रोसेस क्या है? देखिए, इसका प्रोसेस ये है कि ओम्बड्समैन को आपको अगर शिकायत करनी है तो आरबीआई की वेबसाइट पर आप जाएं, या गूगल में आप आरबीआई ओम्बड्समैन सर्च करें, और उनकी एक ऑनलाइन, हालांकि एक बहुत ही लंबा और कठिन प्रोफार्मा है, लेकिन फिर भी चूंकि आपको शिकायत करनी है, उस प्रोफार्मा को भर दें। उसमें किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। हाँ, उसमें ये जरूर है कि आप उसमें अपने एडवोकेट को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, आपको खुद ही शिकायत करनी होती है, और उसके बाद आप आरबीआई की दया पर निर्भर हैं। वो जब चाहेंगे आपसे संपर्क करेंगे या नहीं करेंगे, और जो भी उनको रेजोल्यूशन ठीक लगेगा वो आपको सूचित आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से कर देंगे। तो कुल मिला के तो प्रोसेस आसान ही है, लेकिन आपका सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, जैसे कि आपने भी कहा, ये पूरी तरह से ओम्बड्समैन की दया पर और कृपा पर निर्भर है। चलिए अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों की सहायता की और किस तरह से सेफली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने चाहिए, और अगर आप भी किसी तरह की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े का शिकार हैं तो कैसे आपको उसकी शिकायत करनी चाहिए। धन्यवाद अनुज, समय निकालने के लिए। लेकिन चलिए